यहाँ के सभी शीर्ष अधिकारी या कहें कि यहाँ के प्रभावशाली लोग शायद एप्स्टीन फाइलों में उल्लिखित बहुत ही भ्रष्ट कार्य कर रहे हैं। तो कोई कैसे उस प्रणाली में योगदान देने को सही ठहराता है जो अंततः ऐसी अश्लीलता को महसूस करती है, पोषित करती है? आप किस तरह की मासूमियत रखते हैं? आपको क्या लगता है कि उस व्यक्ति ने अपने अरबों किस लिए कमाए हैं, लेकिन उसे एक अच्छा व्यक्ति माना जाता है? आखिरकार वह एक सेलिब्रिटी है। मैं 5 सेलिब्रिटी की पूजा करता हूं, उनमें से केवल 2 भ्रष्ट हैं। बाकी 3 ठीक हैं? नहीं, बाकी 3 अभी तक उजागर नहीं हुए हैं। जिसे हम होमोसेपियंस कहते हैं, वे जंगल के जीव हैं। हाँ, बुद्धि है, लेकिन बुद्धि एक बहुत ही पशुवादी दृष्टिकोण से संचालित होती है, और अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो आप बार बार चौंक जाएंगे। वो एक राजनेता बनने के लिए महान नहीं बना, वो अपने जंगली इच्छाओं को पूरा करने के लिए राजनेता बना। और अगर कोई इतना कमा रहा है तो आप क्या सोचते हैं कि वह इसे किस लिए कमा रहा है? चैरिटी? क्या वह दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहता है? वह ये क्यों नहीं कहेगा कि मैं सेक्स चाहता हूं, और अगर कोई दलाल उपलब्ध है जो मुझे यहां से सेक्स दिला सकता है उनके अंतर्राष्ट्रीय लड़कियों से, तो मैं उस दलाल को शामिल करूंगा। बच्चे दुर्व्यवहार का शिकार हो रहे हैं क्योंकि आप जैसे कई युवा लोग उन्हें आपसे मिलकर खुशी हुई सर। तो मेरा सवाल है, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के रूप में आईआईटी में आप शायद एक टैक फर्म या वीसी फंडेड उद्यमिता या सिविल सेवाओं में जाते हैं, लेकिन आजकल हाल की खबरों के साथ यहाँ के सभी शीर्ष अधिकारी या कहें यहाँ के प्रभावशाली लोग शायद एप्स्टीन फाइल्स में उल्लिखित बहुत ही भ्रष्ट कार्य कर रहे हैं। आप पीटर थिल जैसे वीसी या बिल गेट्स जैसे लोगों को लेते हैं। तो कोई कैसे अपनी बुद्धिमत्ता और श्रम को एक ऐसे सिस्टम में योगदान देने को सही ठहराता है जो अंततः ऐसी अश्लीलता को बढ़ावा देता है? हमारे हाथों में यह होने की भावना को हम कैसे संभालते हैं? और सीधे विद्रोह के अलावा कोई भी स्थिति ऐसा लगता है जैसे हम हो रही अत्यधिक अश्लीलता के प्रति सहमत हो रहे हैं? तो एक व्यक्ति के रूप में जो शायद कुछ वर्षों में कार्यबल में शामिल होने वाला है, मैं इस मानसिक विचार से कैसे निपटूं, क्योंकि यह प्रणाली स्वयं में अत्यंत भ्रष्ट है। क्या आप सवाल समझे? वह कह रहे हैं कि हाल के वर्षों में, वास्तव में हाल के दशकों में हमारे सामने कई घोटाले उजागर हुए हैं। इन एप्स्टीन फाइलों से संबंधित नवीनतम, वह कह रहा है, अब मैं यहां पढ़ाई करता हूं। वही कैंपस, ये कैंपस, वह यहां पढ़ाई करता है और फिर उसे एक टैक फर्म या कंसल्टिंग फर्म, किसी प्रकार के प्रबंधन कुछ में ले लिया जाएगा, या वह अपने एमबीए या एमएस यूपीएससी के लिए भी आगे बढ़ेगा, उसने उल्लेख किया। वह कह रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहां जाऊं। अब कंकाल सभी अलमारी से बाहर गिर रहे हैं और ऐसा लगता है कि मेरे सभी बॉस बहुत ही चरित्रहीन होंगे। यही शब्द उसने इस्तेमाल किया। हां, पतनशीलता। तो मैं खुद को ऐसे लोगों के लिए काम करने के लिए कैसे मनाऊं? इस उच्च शिक्षा संस्थान में होने का क्या मतलब है? और फिर आगे बढ़ना। अगर अंत में मुझे किसी विक्षिप्त, किसी राक्षस के लिए काम करना है, तो इससे भी बेहतर संस्थानों में जाने का क्या फायदा? यही सवाल है। लेकिन आपको यह जानने के लिए एक घोटाले की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह घोटाले की मांग क्यों करता है? क्या यह स्पष्ट नहीं है? पूरा मामला क्या है? आपका सवाल होना चाहिए कैसे? व्यक्तित्व और प्रचार और दुष्प्रचार आपको यह विश्वास दिलाने में सफल होते हैं कि जो लोग सुर्खियों में रहते हैं, जैसे कि सेलिब्रिटी, उद्यमी, वीसी, राजनेता, नौकरशाह, वे सभी कम से कम आधे अच्छे और अर्धउदार लोग हैं। आपने खुद को इस बात के लिए कैसे राजी कर लिया? यही सवाल होना चाहिए। आज आप कह रहे हैं, मैं हैरान हूं सर, मैं हैरान हूं।
देवताओं के पांव मिट्टी के हैं, जिनकी मैं पूजा करता था, सम्मान करता था, आदर्श मानता था, मेरे सभी रोल मॉडल गिरते हुए प्रतीत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि एक निश्चित घोटाला सामने आया है। हर कुछ सालों में वही चीज होती है ना? आपको एक निश्चित लीक याद है? याद नहीं? उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? बहिष्कृत, हटा दिया गया। और फिर हम जानते हैं कि प्रणाली में कहीं भी जो भी काम हम करते हैं, अगर आप जीडीपी के लिए काम करते हैं तो वह राजनीतिक नेताओं के कारण होता है। अगर आप किसी फंड या फर्म के लिए काम करते हैं तो वह शेयरधारकों के लिए होता है। और जो कुछ भी हम करते हैं वह शीर्ष पर वालों को मूल्य देता है। देखिए, यह विघटन, यह टूटन ही इस प्रश्न को उत्पन्न करती है। जो आप कह रहे हैं वह है, मैं सरकार के लिए काम करता हूं और शायद यह एक राजनेता या एक वरिष्ठ नौकरशाह की जेबें भरता है। मैं एक फर्म के लिए काम करता हूं और मुझे नहीं पता कि मुख्य शेयरधारक उन मुनाफों के साथ क्या करने वाला है जो मैं उसे सौंपता हूं। तो यह एक विघटन के रूप में आता है। मुझे नहीं पता कि मेरे बॉस कौन होंगे, मुझे नहीं पता कि मेरे काम से अंततः किसे लाभ होगा और किस प्रकार का, उसका चरित्र कैसा है और वह उस पैसे का किस प्रकार उपयोग करता है। तो यही विघटन आपको परेशान कर रहा है। मेरा सवाल विघटन नहीं है, बल्कि विघटन से पहले की धारणा है। आपने खुद को उस विचार से कैसे बहने दिया? क्या इस बड़े व्यापक दुनिया में सत्ता रखने वाले सभी लोग नेक और सभ्य हैं? सबसे पहले आपको यह विचार कैसे आया? क्योंकि इस विचार की अनुपस्थिति में इस प्रकार का कोई विघटन नहीं होता। सबसे पहले एक विश्वास है और अब विश्वास को चुनौती दी गई है। यही इस प्रश्न को प्रेरित कर रहा है। क्या आप इसे देख रहे हैं? तो मैं प्रश्न की जड़ों तक जाना चाहता हूं। यह विश्वास सबसे पहले कहां से आता है? आपने कैसे एक विशेष प्रचार को आपको विश्वास दिलाने की अनुमति दी? और यह देखना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर आप इसे अब भी नहीं देखते तो प्रचार जारी रहता है और आपके पास हमेशा घोटाले उजागर नहीं होंगे। आपको वास्तविकता में झकझोरने के लिए उनके अधिकांश कुकर्म छिपे रहते हैं, दफन रहते हैं। आपको हमेशा पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपको घटनाओं का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपको सिद्धांतों के स्तर पर स्पष्ट होना चाहिए। कृपया समझें, हम परमाणु भौतिकी में जानते हैं कि क्रिटिकल मास का सरल सिद्धांत कैसा होता है ना? हम जानते हैं कि क्रिटिकल मास क्या है। सरल बात, बहुत सरल। अब थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम की एक गेंद, हम इसके साथ खेल सकते हैं और इसे इधर उधर फेंक सकते हैं और इसे किसी पर फेंक सकते हैं और वास्तव में कुछ नहीं होगा, सिवाय इसके कि शायद कुछ रेडियोधर्मी संपर्क हो सकता है जो शायद ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। लेकिन आप क्रिटिकल मास के सिद्धांत को नहीं जानते हैं। तो आप गेंद लेते हैं, उसमें और अधिक उसी धातु को लोड करते हैं और आप ऐसा करते रहते हैं और फिर एक दिन 50 साल में एक बड़ा विस्फोट होता है। आप किससे शिक्षित होना पसंद करेंगे? घटना या सिद्धांत? क्या आप 50 साल तक एक बड़े विस्फोट के होने का इंतजार करेंगे, जो कि जैसा हम जानते हैं एक दुर्लभ घटना है? क्या आप उस विस्फोट के होने का इंतजार करेंगे ताकि आप न्यूक्लियस के बारे में कुछ सीख सकें? या आप सिद्धांत को ही सीखना चाहेंगे ताकि आपको पहले से ही पता हो कि खतरा कहां है? आप किस में शिक्षा लेना चाहेंगे, घटना में या सिद्धांत में? सिद्धांत नहीं, यह घटना है जो आपको परेशान कर रही है। मैं चाहता हूं कि आप सिद्धांत की ओर जाइए
और यह आपको एक बहुत बेहतर और गहरे तरीके से सुरक्षित करेगा। एक बात यह है कि कोई आपको बताता है, ओह यूरेनियम की गेंदों के साथ मत खेलो, कुछ बुरा हो सकता है। एक बात यह है कि आप सिद्धांत जानते हैं, आप ठीक ठीक जानते हैं कि क्रिटिकल मास, गेंद का रेडियस और ऐसी चीजें कैसे गणना की जाती हैं। आप क्या चाहेंगे? आप सिद्धांत के बारे में जानना चाहेंगे, है ना? और सिद्धांत है, अब हम उस पर आते हैं। सिद्धांत है जिसे हम होमोसेपियंस कहते हैं, वे जंगल के जीव हैं। हां, बुद्धि है, लेकिन बुद्धि को एक बहुत ही पशुवादी दृष्टिकोण द्वारा संचालित किया जाता है। इसलिए इस दुनिया को जो हम सभी ने बनाई है, वास्तव में चलाने वाला एकमात्र सिद्धांत लालच और शक्ति का सिद्धांत है। यही सिद्धांत है जो इस दुनिया को चलाता है। जब भी आदिम पशुवत अहंकार काम करेगा, यह हिंसक तरीके से काम करेगा, यह शोषणकारी तरीके से काम करेगा। देखिए, वास्तविक नोबिलिटी या शिष्टता कुछ ऐसी है जिससे अहंकार को एलर्जी होती है। जब भी आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आपकी पहली धारणा होनी चाहिए, मैं एक जानवर को देख रहा हूं। ठीक है, एक बड़ा वीसी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जानवर जो फॉर्मल कपड़े पहने हुए है और एक लग्जरी कार चला रहा है और लैपटॉप पर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी एक जानवर ही है। एक गोरिल्ला जो टाई पहने हुए है, अब आपको आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन आप प्रचार से प्रभावित हो जाते हैं। आप सोचने लगते हैं कि ये सभी सेलिब्रिटी जिन्हें आप इतना आदर्श मानते हैं वास्तव में अच्छे लोग हैं। आप सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं। आप सिद्धांत को नहीं समझते। सिद्धांत यह है जो एकमात्र चीज हमें जानवरों से अलग करती है। पहले सुनो, सिद्धांत यह है कि जो एकमात्र चीज हमें जानवरों से अलग करती है वह बुद्धि है, न कि वह केंद्र जहां से बुद्धि संचालित होती है। हम उस केंद्र को साझा करते हैं प्राइमेट्स के साथ, स्तनधारियों के साथ, कीड़ों के साथ, सरीसृपों के साथ। वही चीज, लगभग वही चीज। शेर के मांस का स्वाद कैसा होता है? कैसा होता है, कोई मुझे बताए। शेर के मांस का स्वाद कैसा होता है? किसी ने इसका स्वाद नहीं चखा। क्यों? लेकिन आपने भैंसों का स्वाद चखा है, बकरियों का, भेड़ों का, मुर्गियों का। क्यों? वे कमजोर हैं। क्योंकि वे कमजोर हैं, और यही इस दुनिया का सिद्धांत है। तुम क्यों नहीं समझते? और अगर तुम इसे नहीं समझते तो तुम बार बार चौंक जाओगे। हम क्रूर लोग हैं। बुद्धि आईक्यू द्वारा और भी बदतर बना दिया गया, और आईक्यू हमें संगठित करने की क्षमता देता है। आप जानते हैं हमने क्या किया है? आज इस ग्रह पर जानवरों के भूमि द्रव्यमान का लगभग 1/3 हिस्सा होमोसेपियंस का है। लगभग शेष 2/3 उन जानवरों का है जिन्हें होमोसेपियंस ने अपने उपभोग के लिए पाला है। अधिकतर गायें, भैंसें, अन्य मवेशी आदि, लगभग 3 से 4% वह वास्तव में जंगली जानवरों का है। यही हम हैं। अगर कुछ हमारे काम का है तो हम उसे बढ़ाते हैं, उत्पादन करते हैं, फैक्ट्री में उत्पादन करते हैं। अगर कुछ हमारे काम का नहीं है तो हम उसे बस मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं। यही हम हैं। आप क्या सोचते हैं?
आप अपने कॉरपोरेट मालिक की सेवा करने जा रहे हैं। क्या वे आपके प्रति दयालु होंगे? उस औपचारिक कॉरपोरेट मुस्कान के पीछे एक जंगली चेहरा है, बहुत तेज दांतों के साथ। वह आपको केवल तब तक भुगतान करता है जब तक आप उसे बदले में 10 गुना कमाते हैं। और अगर कोई इतना कमा रहा है तो आप क्या सोचते हैं कि वह किस लिए कमा रहा है? दान के लिए, क्योंकि वह दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहता है? नहीं, अपने उपभोग के लिए। यही जंगल का सिद्धांत है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर उस व्यक्ति ने इतना कमा लिया है तो वह क्यों नहीं कहेगा मुझे सेक्स चाहिए? और अगर कोई दलाल उपलब्ध है जो मुझे यहां या वहां से अंतर्राष्ट्रीय लड़कियों से सेक्स दिला सकता है तो मैं उस दलाल को रख लूंगा। आप किस तरह की मासूमियत रखते हैं? क्या मैं इसे मासूमियत कहूं या बस एक मूर्खता? क्या लगता है आपको कि उस व्यक्ति ने अपने अरबों किस लिए कमाए हैं? क्यों? ताकि आप एक बेहतर जीवन जी सकें? नहीं, ताकि वह धरती को खत्म कर सके। यही एकमात्र सिद्धांत है, कोई और सिद्धांत नहीं है। लेकिन आप बहक जाते हैं अच्छे शब्दों और मुस्कुराते चेहरों से। और आपको लगता है कि यह व्यक्ति वास्तव में पृथ्वी को एक बेहतर जगह बना रहा है। कोई भी व्यक्ति पृथ्वी को एक बेहतर जगह बनाने के लिए मौजूद नहीं है। वे सभी पृथ्वी को उसी तरह खाने के लिए मौजूद हैं जैसे हमने पहले ही किया है। आपको पता है कि इस समय डूम्सडे क्लॉक कहां खड़ी है? अंतिम तबाही से केवल 35 सेकंड दूर। लेकिन ऐसी मासूमियत, ऐसी प्यारी मूर्खता, लेकिन उसे एक अच्छा व्यक्ति माना जाता है। आखिरकार वह एक सेलिब्रिटी है, लेकिन उसे महान माना जाता है। आखिरकार वह एक राजनेता है। वह महान बनने के लिए राजनेता नहीं बना, वह अपने जंगली इच्छाओं को पूरा करने के लिए राजनेता बना। यही जंगल का सिद्धांत है। और केवल अपवाद सिर्फ ऋषि और संत हैं, और वे अत्यंत दुर्लभ हैं। वे ही अपवाद हैं। एक बुद्ध अपवाद हैं, लेकिन इस मंच पर हम अभी बुद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। बुद्ध के अलावा किसी से निस्वार्थता की अपेक्षा न करें, और अगर किसी के पास शक्ति है तो वे इसका उपयोग सबसे नीच, सबसे निम्न प्रकार से करेंगे, लेकिन सार्वजनिक नजरों से दूर, ताकि आप न देख सकें। और आप भ्रमित रहेंगे और आप सोचते रहेंगे, अरे नहीं 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 नहीं, मैं 5 सेलिब्रिटी की पूजा करता हूं, उनमें से केवल 2 भ्रष्ट हैं, बाकी 3 ठीक हैं। नहीं, बाकी 3 अभी तक उजागर नहीं हुए हैं। यही सिद्धांत है। घटनाओं का इंतजार मत करो, सिद्धांतों पर टिके रहो। जब घटनाएं आती हैं तो वे एक विघटन के रूप में आती हैं। वे चौंकाते हैं और झटके सुखद अनुभव नहीं होते, है ना? क्या वे होते हैं? हाँ, यहाँ तक कि अगर हम स्वीकार कर लें, ये विचार स्वीकार कर लें कि हर कोई किसी न किसी रूप में, मान लीजिए, भ्रष्ट या बुरा है, ये यहाँ भोलेपन की बात नहीं है, यह वास्तविक जीवन के परिणामों की बात है, तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। भले ही हम स्वीकार करते हैं कि सभी लोग भ्रष्ट हैं, अगर आप व्यवहारिक हो रहे हैं, अगर आप दुनिया में कुछ काम करना चाहते हैं, तो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के साथ सहमत न होने का एकमात्र विकल्प शायद उन्हें मारना है। यही एकमात्र बात है। नहीं। कैसे? अगर आपको पहले से अच्छी तरह पता होता तो क्या आप यहां होते? आप यहां इसलिए हैं क्योंकि आप प्रचार का शिकार हो गए। और जो मैं आपसे कह रहा हूं वह कुछ ऐसा है जो आप अक्सर नहीं सुनते होंगे, इसीलिए ध्यान दें। आपके आदर्शों के पैर मिट्टी के हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है।
आप इतनी आसानी से क्यों झुक रहे हैं? आप उससे अधिक शक्तिशाली हैं। और मेरे सामने बैठकर वो मुझसे कह रहा है कि कॉर्पोरेट के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर मैं क्या कर रहा हूं? मैंने अपनी खुद की राह खोजी, मैंने किसी की नकल नहीं की। तुम अपनी खुद की राह खोजो। लेकिन अगर आप इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी उम्र में इतनी आसानी से हार मान लेते हैं, ये कहते हुए कि लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। एक समय मैं भी आपकी उम्र का था, आईटी में बैठा था। अगर मैंने कहा होता देखो कोई विकल्प नहीं है सिवाय लाइन में चलने के, या तो एक तकनीकी विशेषज्ञ या एक नौकरशाह या एक प्रबंधक या कुछ और बनना है, मैं आपके सामने यहां नहीं बैठा होता। मैं कोई अपमान नहीं करना चाहता, ठीक है? आप असम्मानजनक हो सकते हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन असत्य मत बनो। मैं यहां आपसे सम्मान पाने नहीं आता, मैं यहां आता हूं ताकि हम मिलकर सत्य को उजागर कर सकें। सच्चाई प्राथमिकता है। जब आप कहते हैं कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो आप असत्य बोल रहे हैं। आप में से कितने लोग ये कहना चाहेंगे कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है? ऐसी लाचारी, सच में ऐसी विनम्रता, ऐसी अक्षमता, जीवन को चुनौती देने की ऐसी अनिच्छा जैसी यह है, क्या यह एक युवा व्यक्ति के लिए उपयुक्त है? क्या यह है? यही उत्तर है। देखो कि दुनिया तुम्हें फंसाने के लिए तैयार खड़ी है और फिर फंसने से इनकार करो। यही तो युवावस्था का मतलब है ना? और किस लिए आप युवा हैं? सिर्फ सेक्स के लिए नहीं, वास्तव में नहीं। ये मत कहो मेरे पास विकल्प नहीं है। ये सुनने में बहुत बहुत अजीब लगता है। मेरे पास विकल्प नहीं है। आपके पास हमेशा विकल्प होते हैं। चेतना का नाम ही विकल्प है। आप जानते हैं किसके पास विकल्प नहीं होते? जड़ पदार्थ। जड़ता के नियम वे पदार्थ पर लागू होते हैं। और जड़ता का क्या मतलब है? विकल्पहीनता। गेंद ऊपर जाती है, यह विकल्पहीन है, इसके पास कोई विकल्प नहीं है, इसे गुरुत्वाकर्षण का पालन करना होगा और गिरना होगा। आप गेंद को घुमाते हैं और अगर घर्षण बहुत कम है तो यह घूमती रहेगी। इसके पास कोई विकल्प नहीं है। जड़ पदार्थ, मृत पदार्थ, अचेतन पदार्थ के पास विकल्प नहीं होते। लेकिन आप युवा, सचेत युवा प्राणी हैं। अगर आप विकल्प नहीं देखते तो उन्हें उत्पन्न करें, यही आपकी शक्ति है। और अपनी शक्ति को अस्वीकार करके खुद का अपमान मत करो। कोई आता है और आपसे कहता है आपके पास कोई क्षमता नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप खुद से कहना शुरू करते हैं मेरे पास कोई क्षमता नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, यह आत्मसम्मान की कमी है। ऐसा मत करो। हां, अपनी सबसे खराब स्थिति में भी हमेशा खुद से कहो मेरे पास अभी भी एक विकल्प है। कभी मत कहो मुझे जरूर दुनिया का अनुसरण करना है। कभी नहीं, कभी नहीं। आप आज्ञा मानने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप अवज्ञा करने के लिए भी पैदा नहीं हुए हैं। आप दिल से जीने के लिए पैदा हुए हैं। और दिल हमेशा सच्चाई से प्यार करता है। हां, ये कमजोरी के बयानों को पसंद नहीं करता। कोई भी इसका आनंद नहीं लेता। क्या आप इसका आनंद लेते हैं? क्या आप कमजोर होना पसंद करते हैं? हां, तो फिर कमजोर होने का चुनाव क्यों करें? सरल। लेकिन अब 10:08, 10:09 की मैंने अभी भी आपके प्रश्न को नहीं समझा है। कृपया मुझे समझाएं। लेकिन फिर भी अगर मैं मान भी लूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो यह वास्तव में दुनिया में हो रही घटनाओं को नहीं बदलता है। सही है एक हद तक। सर 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 सर, जो मैं कह रहा हूं वह केवल आप पर नहीं बल्कि उस पर बल्कि यहां सभी पर लागू होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ही एकमात्र अपवाद हैं, एकमात्र दुर्लभ महान अपवाद जो एक सच्चा जीवन जीने और दुनिया को बदलने के लिए बाहर जाएगा। जो मैं कह रहा हूं वह सभी पर लागू होता है। हम ही हैं जिन्होंने दुनिया को इस स्थिति में लाया है ना? हम ही आज की दुनिया के निर्माता हैं। हम बदलते हैं, ये बदलता है। हम खुद को बदलते हैं, दुनिया बदलती है। बस इतना ही सरल है ना? और
जमे रहना लचीलेपन की कमी, नई संभावनाओं को स्वीकार न करना कुछ ऐसा है जो 80 साल के लोगों से संबंधित है, 18 साल के लोगों से नहीं। 18 साल के युवाओं को संभावनाओं से भरा होना चाहिए, न कि असहायता से, ये कहते हुए ओह नहीं, लेकिन ये आदर्शवादी है, ये नहीं हो सकता, भले ही मैं कोशिश करूं कुछ नहीं बदलेगा। एक व्यक्ति जो कर सकता है वह करता है, व्यक्ति अपनी पूरी कोशिश करता है। उसके बाद ठीक है, जब आपने सही चीज में सब कुछ लगा दिया है तो आप परिणाम की प्रतीक्षा करने या उसका मूल्यांकन करने के लिए भी नहीं रहते, क्योंकि आपने पहले ही वह सब कुछ दे दिया है जो आप कर सकते थे। ये लगभग टेनिस में 5 सेट का खेल खेलने जैसा है। और फिर गिर जाते हैं। आप परिणाम को देखने, उसका जश्न मनाने या उस पर अफसोस करने के लिए भी जीवित नहीं रहते। एक व्यक्ति अपनी पूरी कोशिश करता है। लेकिन ये मायने रखता है क्योंकि यहाँ बच्चों का शोषण हो रहा है ना? सर, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे शोषित हो रहे हैं क्योंकि आप जैसे बहुत से युवा उन मालिकों की सेवा करने का चयन कर रहे हैं। जब आप जैसे बहुत से युवा उन मालिकों की सेवा करने से इनकार करेंगे तो बच्चे बच जाएंगे। तो मत करो। समस्या और जिम्मेदारी को कहीं बाहर ढूंढने के बजाय सबसे पहले इन्हें यहां अपने भीतर देखा जाना चाहिए और फिर समाधान शुरू होता है। आप इसे समझते हैं? ये बहुत आसान है। देखिए, उन सभी की निंदा करने का प्रस्ताव पारित करना जिनके नाम कुछ फाइलों में हैं या जिनके नाम कुछ घोटालों से जुड़े हैं, और हम कह सकते हैं ओह ये वाला, ये व्यक्ति दोषी है। बात यह है कि नहीं, ये व्यक्ति दोषी नहीं है। इसके पीछे एक प्रणाली है, इसके पीछे एक सिद्धांत है, एक समानता है, एक निरंतरता है। कुछ व्यक्तियों की निंदा करके और दूसरों को निर्दोष बताकर आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि प्रणाली सही है। हालांकि कुछ अनुशासनहीन व्यक्ति थे जो अपवाद साबित हुए। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है कि कुछ अनुशासनहीन व्यक्ति अपवाद साबित हो रहे हैं। वह प्रणाली सभी व्यक्तियों को एक ही प्रकार का बनाती है। और अगर बच्चों का शोषण हो रहा है तो वह केवल कुछ लोगों द्वारा नहीं, बल्कि उनके परिवारों में भी हो रहा है। आपको क्यों लगता है कि बच्चों का शोषण केवल कुछ नामित विशेष व्यक्तियों द्वारा ही किया जा रहा है? यदि इस ग्रह पर सबसे बुरी तरह से दुर्व्यवहार का शिकार होने वाली एक श्रेणी है, हाँ, हमारे प्रजाति में, अन्य प्रजातियां जाहिर है वे सबसे अधिक दुर्व्यवहार का शिकार होती हैं, लेकिन हमारी प्रजाति के भीतर यदि एक सबसे अधिक दुर्व्यवहार की गई श्रेणी है तो वह बच्चे हैं, घरों में, स्कूलों में, हर जगह, और न केवल शारीरिक रूप से। आप हर समय एक बच्चे को शर्तों में बांध रहे हैं। ये दुर्व्यवहार कैसे नहीं है? आप बच्चे को विश्वासों, एक विशेष संस्कृति, एक विशेष धर्म, कट्टरता के साथ लाद रहे हैं। ये कैसे दुर्व्यवहार नहीं है? कोई यह भी तर्क कर सकता है कि यह शारीरिक दुर्व्यवहार से भी बदतर है। और यह हर जगह हो रहा है। यह केवल कुछ विशेष स्थानों पर कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा नहीं हो रहा है। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हम वही हैं जो हम हैं, जंगल के जीव, जंगल। और एक बार जब यह देखा जाता है तो शायद जंगल से उभरने की कुछ संभावना है। लेकिन अगर आप यह दिखावा करते रहते हैं कि सिर्फ फॉर्मल कपड़े पहनकर और एक अच्छा स्वेटशर्ट या एक अच्छी जीन्स या कुछ भी जो मैं पहन रहा हूं, सिर्फ इसे पहनकर आप सुसंस्कृत, सभ्य और मानवीय बन गए हैं, तो यह सबसे बड़ा झूठ है। यह वह झूठ है जो मानवता ने इतिहास भर खुद से कहा है। उस झूठ को उजागर करने की जरूरत है, न कि केवल कुछ व्यक्तियों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते, मेरा नाम एथाना दत्ता है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं पिछले 3 वर्षों से आचार्य जी से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ। जैसे पहले मैंने यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से उन्हें सुनना शुरू किया,
बाद में मैं पिछले 3 महीनों से गीता सत्रों से उनके साथ जुड़ी हूँ। 3 से 7 महीने हो गए हैं। मुझे कहना होगा कि वह जो कुछ भी सिखाते हैं वह सभी के लिए बहुत आँखें खोलने वाला है। मैं हर किसी को यह सलाह दूंगी कि कृपया पहले उन्हें सुने, क्योंकि उनके हर शब्द, उनके शब्दों का चयन, प्रस्तुतिकरण का तरीका, जो दोहे वे हर विषय के लिए विशेष रूप से चुनते हैं, वे बस मंत्रमुग्ध कर देने वाले और सुंदर हैं। और मुझे लगता है कि उन दोहों के साथ कोई भी विषय से बहुत आसानी से जुड़ सकता है और ये आचार्य जी के साथ एक सुंदर अनुभव है। मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी बहुत भाग्यशाली है कि वे हमारे साथ यहाँ पर हैं। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कृपया उन्हें सुनें, उनका अनुसरण करें, गीता समागम में शामिल हों और उनके साथ एक असाधारण अनुभव प्राप्त करें। आप बहुत कुछ सीखेंगे। सीखने से अधिक आप बहुत कुछ अनलर्न करेंगे, जो आपके साथ रखना आवश्यक नहीं है, जैसे डर, घबराहट, ईर्ष्या और अन्य सभी चीज़ें। तो कृपया आकर आचार्य जी के साथ जुड़ें।